हेलो नमस्कार साथी दोस्तों। आज अपने करेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी की चर्चा अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का ये सेकंड वीडियो है जो रीट पात्रता होना है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा जो फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया है, इसमें 4 प्रकार से आपको याद रखना है। व्यक्ति का संगठन के आधार पर है, व्यक्तित्व संरचना है, और व्यक्तित्व विकास के आधार पर, और व्यक्तित्व गति के आधार पर। इनसे अक्सर आपके एग्जाम में भी और हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाता है, जिससे कि हमें दिखाया गया है। सिगमंड फ्राइड है ये है। इसमें देखिएगा व्यक्तित्व का संगठन के आधार पर आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें अपने विस्तार से भी देखेंगे। इसमें देखिए कि चेतन मन के आधार पर देखो, कॉन्शियस माइंड है इसका। यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है कि चेतन मन जो टोटल माइंड का भाग कितना मन है, 1/10 भाग है, या अपने कहते हैं कि 10% इसका भाग है। यहाँ से प्रश्न बनता है। और अर्धचेतन अवचेतन मन क्या है, इसमें अपने नेक्स्ट बढ़ेंगे क्या है, इसमें भाग एक बार देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इसमें 50 से 60% है जो अर्धचेतन है, और अचेतन की बात करें इसमें 30 से 40% का भाग रहता है, 30 से 40% का। व्यक्तित्व संरचना है, इसमें व्यक्तित्व संरचना के आधार पर आपको पूछ ले, व्यक्तित्व संरचना के आधार पर सिगमंड फ्राइड में क्या क्या बताया है, इदम, अहम, प्राहम, या इसमें कहते हैं इद है, ईगो है, सुपर ईगो के बारे में बताया गया। इड है, इसमें आदिम और जैविक इच्छाएं जो रहती है व्यक्ति की। और अहम है, इसके अंदर यथार्थवादी सोच यानी कि वास्तविकता की सोच जो रहती है अहम के अंदर रहती है। नैतिक मूल्य और आदर्श के भाव जो रहते हैं प्राहम के अंदर रहते हैं, सुपर ईगो के अंदर। और अपने को पढ़ना है इसमें व्यक्तित्व विकास के आधार पर। यहाँ से मोस्टली प्रश्न हर बार बनेगा, अब के भी एग्जाम में आएगा। देखो इसमें मुख्य कामुक अवस्था जिसे ओरल स्टेज है, इसमें मोस्टली आपको याद रखना है कि जो इंग्लिश वर्ड है, यहाँ से इंग्लिश नाम याद रखना होगा। देखो क्योंकि हिंदी में नाम चेंज हो सकते हैं, अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है, पर तो इंग्लिश नाम हमेशा सेम ही रहेगा। तो जितने भी है इसमें लगभग आपको इंग्लिश नाम याद रहने चाहिए वहाँ से, ताकि आपकी क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे ओरल स्टेज है, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी है, जेंटेल इसमें स्टेज है। तो 5 इसमें स्टेज है। मुख्य कामुक काल है, गुदावस्था है, लिंग प्रधान अवस्था है, अदृश्य अवस्था है, और जनेन्द्रीय अवस्था है। 5 अवस्था आपको याद होनी चाहिए। और व्यक्तित्व विकास के आधार पर ये अवस्था है, और किसके द्वारा दी गई है, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। और इसमें आपको याद होना चाहिए कि टाइम पीरियड इसका, जैसे मुख्य काल की अवस्था की बात करें तो जन्म से 1 वर्ष तक होती है। एनल स्टेज या गुदावस्था की बात करें 1 से 3 वर्ष तक की होती है। लिंग प्रधान अवस्था है 3 से 6 वर्ष की होती है। और अदृश्य अवस्था होती है, लेटेंसी स्टेज इसको बोलते हैं। अदृश्य अवस्था जो होती है 6 से 13 वर्ष की होती है। और जनेन्द्रीय अवस्था, जेनेटियल जो स्टेज होती है वैसे के से युवा अवस्था से होती है, यानी कि 13 वर्ष से लेकर लगभग ये चलती है युवा अवस्था तक, 18 वर्ष तक ये चलती है जनेन्द्रीय अवस्था। इसमें देखिएगा नेक्स्ट देखो, इसमें व्यक्तित्व गतिकी के आधार पर जीवन मूल प्रवृत्ति है, जीवन जीने की इच्छा, जिजीविका जिसको बोलते हैं इरोस। इरोस का मतलब क्या होता है, जीवन जीने की इच्छा। यहाँ से प्रश्न ये बनता है इरोस का मतलब क्या होता है। सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया इरोस का मतलब क्या होता है, जीवन मूल प्रवृत्ति या जीवन जीने की इच्छा होती है, या इसको कहते हैं जिजीविका बोलते हैं इसको, जीवन जीने की इच्छा। एक होता है थैंटोस होता है, कि थैंटोस का मतलब क्या होता है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति या मृत्यु की इच्छा बोल सकते हैं, या इसको मुमूर्षा बोल सकते हैं, मुमूर्षा। ये शब्द आपको याद रखने हैं, यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनते हैं। अब देखिएगा फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो फर्स्ट है, इसमें आपको यहाँ में क्या क्या किन किन बातों को ध्यान देना है। यहाँ से सर्वप्रथम तो फ्राइड ने जो मन बताए हैं, मानव मन को आइस वर्ग के रूप में देखा है। आइस वर्ग शब्द दिया गया है सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिए गए। यहाँ से आप याद रखना, यहाँ से मोस्टली प्रश्न बन सकता है कि आइस वर्ग जो शब्द दिया गया, आइस वर्ग के आधार पर जो मन को डिवाइड किया है किसने किया है, तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया है। इसमें केवल एक छोटा सा भाग चेतन मन है सतह पर दिखाई देता है, और जबकि बाकी जो सबसे बड़ा भाग होता है अचेतन और अचेतन सबसे बड़े भाग होंगे, और छोटा भाग है अचेतन मन सतह के नीचे छिपा रहता है। यह सिद्धांत व्यक्तित्व के 4 मूल विषयों पर आधारित है। देखो इसमें चेतन मन है 1/10 भाग होता है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है। चेतन मन है जो कि 10% प्रकट करते हैं। इसमें विचार है, लघु स्मृति रहती है, प्रत्यक्षीकरण है, छोड़, ठीक है। और अर्चेतन मन की बात करें, इसमें यादें हैं, अनुभव है, संग्रहित ज्ञान है, दीर्घकालिक स्मृति इसके अंदर रहती है, जो 50 से 60% भाग बनाता है। अचेतन है बुरी आदत,
ऐसी आदतें जिसको अपने क्या होते हैं, भूलना चाहते हैं ताकि अपने को याद ना आए, इस प्रकार की है जो अचेतन मन के अंदर रखते हैं। जैसे श्रमनाक अनुभव है, डर, सोपन, हिंसक प्रेरक है, तर्कहीन विचार है, अनैतिक आग्रह है, दमित इच्छाएं हैं, अवांछित यौन इच्छाएं, इस प्रकार की इच्छाएं रहेगी, अपने भूलना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो रहती है अचेतन मन के अंदर रहती है, जो कि 30 से 40% भाग बनाता है। अब देखिए चेतन मन में देखो मस्तिष्क जागृत भाग कौन कहलाएगा, चेतन मन कहलाएगा, जो वर्तमान की जानकारी और धारणाओं से संबंधित है। इसमें विचार है, भावनाएं हैं, अनुभव शामिल है। इसमें तुरंत स्मरण किए जाते हैं, जो भी अपने को बात याद है तुरंत जिनको स्मरण करना है वो हमेशा चेतन मन के अंदर रहेगी। वर्तमान में संबंधित विचार, वर्तमान में जो विचार चल रहे हैं, वर्तमान में संबंधित विचार है वो चेतन मन के भाग होते हैं। बिना प्रयास किए स्मृति में आना, ऐसी बातें जो अपने को याद करनी है या किसी चीज को बताना है, पहले से अपने को पढ़ रखी है तो तुरंत अपने को दिमाग में आ जाती है, तो वो चेतन मन का हिस्सा होती है। अचेतन मन की अगर बात करें या अचेतन है, इसमें यह चेतन और अचेतन के बीच का हिस्सा होता है। चेतन मन है और अचेतन का बीच का हिस्सा होता है। इसमें सुलभ स्मृतियाँ वह जानकारी होती है जिसमें थोड़ा प्रयास करने पर याद किया जाता है। थोड़ी बहुत आधी अधूरी अपने को याद रहती है, ऐसी बातें वो रहती है अचेतन मन के अंदर। अचानक किसी बात को भूल जाना, अगर किसी अचानक कोई भी बात अपन भूल जाती है तो वो अपनी बात कहाँ जाती है, अचेतन मन के अंदर रहती है। स्मृति से जानकारी वापस लाना या किसी कोई भी बात याद करना चाहते हैं तो किसी शब्द से जोड़कर, किसी जगह से जोड़कर उसको अगर याद करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाती है, अपने को याद आ सकती है धीरे धीरे। वो किस में रहेगी, अचेतन मन के अंदर रहती है। अब देखो अचेतन मन देखो 30 से 40% भाग होगा। ये मन का सबसे बड़ा भाग और छिपा हुआ भाग है। इसमें दमित इच्छाएं हैं, कटु अनुभव है, अतृप्त भावनाएं संग्रहित रहती है। यानी कि ऐसी हमारी बातें जो इसमें रहेगी जो अपन ये क्या करते हैं, भूलना चाहते हैं ताकि अपने को याद ना आए। जैसे दमित इच्छाएं हैं, कटु अनुभव है, अतृप्त भावनाएं वगैरह होती है, ये इसके अंदर रहती है। संघर्ष का स्रोत जब अचेतन विचार चेतन मन में आते हैं तो आंतरिक संघर्ष होता है, क्योंकि अचेतन मन के जो विचार होती है चेतन मन में आ जाती है तो अपने को क्या होते हैं, थोड़ा सा आंतरिक संघर्ष चलता है इसके अंदर। सपन सम्मोहन के माध्यम से अचेतन की जानकारी उजागर की जा सकती है। या फ्राइड ने अचेतन मन पर विशेष बल दिया है, तो सबसे बड़ा भाग जो है अचेतन मन है और फ्राइड ने भी इस पर सबसे अधिक बल दिया गया है। अब देखो व्यक्तित्व संरचना, व्यक्तित्व संरचना के आधार पर जो सिगमुंड फ्राइड ने भाग दिए हैं, 3 भाग दिए हैं, इदम, अहम, ओपराहम। इसमें क्या होता है, इदम में आपको क्या याद रखना है, एक तो ये जन्मजात घटक है, इसमें पूरी तरह से अचेतन मन से संबंधित है, याद रखना। इदम जो है अचेतन मन से संबंधित है, सुख के सिद्धांत पर काम करता है ये, इतना याद रखना। इसमें निम्न में से व्यक्तित्व संरचना के आधार पर सिगमुंड फ्राइड के द्वारा दिए गए हैं जो उसमें सुख के सिद्धांत पर कौन सा कार्य करता है, तो इदम कार्य करता है, याद रखना। इसका मुख्य कार्य क्या रहेगा, मानसिक क्रियाओं को पाश्विक स्तर पर संचालित करना, या मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां, जो मूल प्रवृत्तियां खाना पीना, ठीक है, यौन क्रिया वगैरह है, ये मूल प्रवृत्तियां हैं। इस और प्राकृतिक इच्छाओं का भंडार कौन सा है, इदम है। तनाव से प्रेरित व्यवहार करना है, दमित इच्छाओं और कामुक प्रवृत्तियां जो मूल प्रवृत्तियां हैं। फ्राइड के अनुसार इदम का व्यवहार बघनासा फ्रस्ट्रेशन परिणाम का हो सकता है, याद रखना। ये शब्द याद रखना, बघनासा, यहाँ से प्रश्न बनता है। फ्राइड के अनुसार बघनासा फ्रस्ट्रेशन परिणाम निम्न में से कौन सा होता है, तो किसके अनुसार होगा, इदम के अनुसार होगा, याद रखना, बघनासा फ्रस्ट्रेशन। अब देखो अहम क्या होता है, यह चेतन मन का भाग है, वो अचेतन मन का था, ये चेतन मन का आ गया। अहम ईगो, ये इच्छा शक्ति, तर्क और बुद्धि से संबंधित है, वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। इतना ये शब्द रखना, जो इड था वो काम कर रहा था तुक के सिद्धांत पर, ये है वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करेगा, याद रखना। मुख्य कार्य क्या रहेगा, इदम और प्राहम के बीच समन्वय का स्थापित करना इसका मुख्य कार्य रहेगा। तनाव से छुटकारा पाने के लिए यथार्थवादी यानी कि वास्तविकता और सामाजिक रूप से स्वीकृत मार्ग का चयन करता है ईगो। इदम पर नियंत्रण रखते हुए नियम विरुद्ध कार्यों को रोकना, क्योंकि इदम में क्या होती है, ये नियम विरुद्ध काम करता है, परंतु यहाँ पर अहम में क्या कर रहा है, अहम क्या करेगा, इदम में जो नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास कौन करेगा, अहम करेगा। बाहरी पर्यावरण से जुड़ी वस्तुओं से अंतर करने की क्षमता है, व्यक्तित्व का कार्यवाहक है। इस प्रकार के कार्य किस में होते हैं, अहम के अंदर होते हैं। अब देखो प्रहम में आपको क्या याद रखना है, प्रहम नैतिकता, जहां भी नैतिकता शब्द मिले अगर ये ऑप्शन में दे रखे तो वो आप क्या करोगे, सुपरीगो यानी कि प्राहेम को लगा दो। नैतिकता से शब्द एक ही है, प्राहेम ही है।
यह समाज द्वारा स्वीकृत और अधिकृत नैतिक मूल्यों पर आधारित है, पूरी तरह से नैतिक और आदर्शवादी है। ये है आदर्शवादी। ईर्ष्या तथा सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है। ईगो है जो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है, और ये नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। ये तीन आपको इस प्रकार याद रखने हैं। इसका मुख्य कार्य देखो क्या रहेगा, आत्मनिरीक्षण को संभव बनाना है, सामाजिक और अभिभावकीय आदर्शों को सम्मानित करना है, व्यक्ति के व्यवहार को नैतिक दिशा प्रदान करना। क्योंकि इन सभी बातों में एक बात कॉमन आ रही है, नैतिकता। तो नैतिकता जहां भी आपको मिले तो प्राहेम आप लगा देना, ये ऑप्शन में आएगा, तो ये से सम्मिलित रहने वाला है। यह व्यक्ति की आदर्शवादी प्रवृत्तियों को प्रेरित करते हैं। आदर्शवादी है, नैतिकता है, ये शब्द सारे सेम ही हैं। पूर्णता की खोज में रहता है, ये कौन रहता है, प्राहेम। अब देखो इसमें याद क्या रखो, जैविक है और सुख की खोज कौन करता है, इदम करता है। वास्तविकता से प्रेरित कौन होता है, ईगो होता है, यानी कि अहम हो गया। सामाजिक और नैतिक तथा पूर्णता की खोज से संबंधित कौन सा रहेगा, सुपर ईगो रहेगा, प्राइम रहेगा। जब ये तीनों घटक सुसंगठित होकर कार्य करते हैं तो व्यक्ति को क्या कहेंगे, समायोजित कहेंगे। यदि इनमें संघर्ष होगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, असमायोजित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, एक लिबिडो शब्द आता है, लिबिडो शब्द। लिबिडो शब्द किसके द्वारा दिया गया, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। इस शब्द इसका मतलब क्या होता है, देखो फ्राइड के अनुसार मानसिक शक्ति का मूल स्रोत किसको बताया गया, लिबिडो को बताया गया है। यहाँ से इस प्रकार बनता है, लिबिडो शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, मानसिक शक्ति का मूल स्रोत क्या होता है, लिबिडो होता है। यह समस्त जीवन से जुड़ी मूल प्रवृत्तियों की शक्ति है। बालक के व्यवहार के प्राथमिक चालक शक्ति भी इसको कहते हैं। लिबिडो शब्द याद रखना, मानसिक शक्ति का मूल स्रोत होता है। किसके द्वारा दिया गया, फ्राइड के द्वारा दिया गया लिबिडो शब्द। अब देखो व्यक्तित्व विकास के आधार पर, व्यक्तित्व विकास के अनुसार पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर अक्सर यहाँ से एक प्रश्न बनता ही है। इसमें आपको यहाँ से 5 अवस्थाएं हैं, इनको याद रखनी है, इनके टाइम पीरियड कितने हैं और इनके बारे में याद रखने है कि इसमें मेन कौन सी बातें हैं। देखो इसमें जैसे मुख्य कामुक काल है, ओरल स्टेज, इसकी इंग्लिश नाम याद रखना साथ में। ये होती है जन्म से 1 वर्ष होती है, मुख्य काल अवस्था ओरल स्टेज होती है। देखो इस अवस्था में शिशु आनंद का केंद्र क्या होता है, मुख और उसे संबंधित क्रिया होती है। जैसे अंगूठा चूसना, अंगूठा चूसने में जब 0 से यानी कि जन्म से 1 वर्ष तक बालक होता है, उसको अंगूठा चूसने में यानी कि मुख से संबंधित क्रिया में करने में आनंद आता है। उसमें अक्सर आपने देखा होगा जो 1 वर्ष तक लगभग बालक होता है, हाथ उसके मुंह में रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या, जैसे अंगूठा चूसना है, हाथ को चूसना है, जैसे पैर का अंगूठा पकड़ लिया, इस प्रकार की वो क्रिया करेगा, तो उसमें इस प्रकार की क्रिया करने में उसको आनंद आता है। मुख्य संवेदनशील जिले में शिशु को सुख प्राप्त होता है इसके। जैसे व्यक्तित्व प्रभाव क्या पड़ता है, देखो यदि इस अवस्था में उचित दृष्टि न हो तो व्यक्ति मुख्य निराशावादी बन सकता है। ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार क्या किस प्रकार होगा, निराशावादी, संदेही और आक्रामक हो सकते हैं इस प्रकार की। एक है नेक्स्ट है गुदावस्था, जिसे एनल स्टेज बोलते हैं। 1 से लेकर 3 वर्ष की अवस्था होती है, 1 से 3 वर्ष की। इस अवस्था में शिशु में मुख का सुख का केंद्र क्या होता है, गुदा हो जाता है, और इससे संबंधित क्रिया होती है जैसे मलमूत्र का त्याग करना। जब 1 से लेकर 3 वर्ष का बालक होता है, जब मलमूत्र का त्याग करेगा तो सुख का इसका केंद्र क्या हो जाएगा, मूलमूत्र त्याग करना, उसका स्पर्श करना, ठीक है, अंगों को स्पर्श करना, इस प्रकार की क्रिया करेगा। और इस अवस्था में बालक क्या सोच करने का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। याद रखना, इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि किस अवस्था में बालक सोच करने का, मलमूत्र करने का जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो ये गुदी अवस्था में करता है। गुदी अवस्था में यहाँ से वो उसकी सामाजिकता स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था में संतुलन प्रशिक्षण न मिलने पर व्यक्ति अत्यधिक नियंत्रण या अव्यस्त व्यक्ति वाला हो जाता है। यानी कि यहां से क्या, आपको याद रखना एनल स्टेज की टाइम पीरियड याद रख लो, और इसके संबंधित क्रिया कौन सी हो जाएगी, मलमूत्र का स्पर्श करना, ये हो जाएगी। लिंग प्रदान अवस्था 3 से 6 वर्ष तक होती है, फेलिक स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, देखो इस अवस्था का आनंद के अंदर जनेंद्रिय होती है। बालक और बालिका लैंगिक अंगों का स्पर्श करना, बालक क्या करेगा, बालिका अपने लैंगिक अंग उनको स्पर्श करने में उसको आनंद प्राप्त करते हैं। इसमें लिंग प्रदान अवस्था में 3 से 6 वर्ष की आयु होती है। महत्वपूर्ण संकल्पना देखो, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये शब्द रखना। ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था से संबंधित है,
तो लिंग प्रधान अवस्था से है 3 से लेकर 6 वर्ष तक आयु तक है। इसमें होता क्या है, ये क्या लड़कों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, लड़का अपनी माँ से प्रेम करता है और पिता से इससे करता है। क्यों करता है, क्योंकि इस जब 1 से 3 वर्ष तक बालक होता है, वो इतनी तो समझ लेता है कि मेरा पिता माँ से क्या करते हैं, संभोग करता है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, माँ से तो प्रेम करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक ग्रंथि पाई जाती है इसके अंदर। और पिता से क्या करेगा, संघर्ष करेगा। उसी अपोजिट में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, जो किस में होता है, लड़की में होता है। तो इसमें क्या होगा, लड़की अपने पिता से प्रेम करती है और शिशन न होने के कारण ईर्ष्या महसूस करती है। तो इस प्रकार के यहाँ से कुछ प्रश्न बनता है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किससे संबंधित है, लड़कियों का अपने पिता से प्रेम करना। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स किससे संबंधित है, एक लड़के का अपनी माँ से प्रेम करने का अर्थ है। और किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो लिंग प्रधान अवस्था में पाए जाते हैं। 3 से 6 वर्ष तक आयु के बालक होते हैं, उसमें ये पाया जाता है। इतना इसमें याद रखना। तो इसी प्रकार के इसमें प्रश्न बनने वाले हैं। अब देखिए अदृश्य अवस्था या सुषुप्त अवस्था बोलते हैं, लेटेंसी स्टेज। अदृश्य आए, सुषुप्त आए या कोई भी आए, किसी प्रकार की अवस्था, केवल आपको इंग्लिश वर्ड याद होगा तो आप आसानी से पहचान लोगे। लेटेंसी स्टेज याद रखना। 6 से 13 वर्ष तक आयु की होती है। इस अवस्था में लैंगिक भावनाओं पर नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाता है। बच्चे में सामाजिक कौशल है, पारिवारिक संपर्क है और सहकर्मी बातचीत का विकास होना जाता है। यानी कि सामाजिकता है बालक में, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जो उसका सुख का केंद्र मुंह था, ठीक है, गुद्दा था, लिंग थे, तो यहाँ से वो धीरे धीरे उनको भूलता जाता है और उसमें धीरे धीरे सामाजिकता आना शुरू हो जाती है 6 से 13 वर्ष के बालक तक। इसमें व्यक्तित्व प्रभाव देखिए, इस अवस्था में व्यक्तित्व का भावनात्मक और सामाजिक आधार बनता है। ये याद समझ रखना, भावनात्मक और सामाजिक आधार किस अवस्था से बनना प्रारंभ हो जाता है, तो अदृश्य अवस्था होती है, लेटेंसी स्टेज जिसको बोलते हैं। 6 से 13 वर्ष तक की आयु होती है, उसके अंदर स्टार्ट होता है। जनेंद्रिय अवस्था, जेनेटियल स्टेज होती है, युवा अवस्था जिसको बोलते हैं। इस अवस्था में किशोर और युवाओं में विषमलैंगी व्यक्तियों के प्रति आकर्षण, ये समझ रखना, विषमलैंगी व्यक्तियों के प्रति आकर्षण होना प्रारंभ किस में हो जाता है, जनेंद्रिय अवस्था में हो जाता है, युवा अवस्था में, यानी कि 13 वर्ष के बाद, लगभग 12 या 13 मान सकते हैं। 13 वर्ष के बाद वाली, 13 वर्ष के बाद इसमें स्टार्ट होता है। व्यक्ति अपनी यौन और सामाजिक पहचान विकसित करता है। व्यक्तित्व का प्रभाव, इस अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह से परिपक्व अवस्था में ग्रहण कर लेता है। यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि विषम लैंगिक व्यक्तियों के प्रति आकर्षण का केंद्र किसमें बनता है, जो जेनेटियल स्टेज होती है, जनेंद्रिय अवस्था में बनता है, जो 5वीं अवस्था है, लास्ट स्टेज है। इसकी आयु काल कितना रहेगा, 13 वर्ष से, 13 वर्ष से लेकर लगभग 18 वर्ष तक रहता है। अब देखिए व्यक्तित्व गति की, यहां से क्या बनेगा, देखो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की गत्यात्मक मूल प्रवृत्तियां और मानसिक ऊर्जा पर आधारित है ये। इसमें 2 चीज आपको याद रखनी है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। यहां से मोस्टली प्रश्न बनता है कि इरोस है, इरोस शब्द का मतलब क्या है, या थेंटोस का मतलब क्या है, ये प्रश्न बनेंगे। देखो इसमें यह जीने, प्रेम करने और आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति है। जीने की मूल प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, इरोस कहेंगे। और इसका उद्देश्य जीवन को बनाए रखना और प्रजनन करना, इसका अर्थ होता है। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, यह विनाश और मृत्यु की प्रवृत्ति है। विनाश की अवस्था किसे कहेंगे, जीने की प्रवृत्ति हो गया इरोस हो गया, और थेंडस हो गया विनाश करना, यानी कि मृत्यु की प्रवृत्ति होगी। फ्रायड ने इसे सभी मानवीय क्रियाओं का अंतिम कारण बताया है। याद रखना, इसमें अंतिम कारण बताया है। अन्य देखो बात, देखो काम है, लिबिडो पर नहीं पढ़ा था। इसमें क्या होता है, यह यौन मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा है और जो सभी मानसिक क्रियाओं को संचालित करने का कार्य करती है, लिबिडो। लिबिडो शब्द देखना किसके द्वारा दिया गया है, सिगमुंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। अब देखो नार्सिज्म क्या होता है, नार्सिज्म ये आत्म प्रेम या समूह, अपने से प्यार करना, यानी खुद से अगर व्यक्ति प्यार करे तो वो क्या कहलाएगा, नार्सिज्म कहलाएगा, जो व्यक्तिगत व्यवहार में प्रकट होती है। समूह है या आत्म प्रेम, आपसे पूछ ले इसका मतलब क्या, नार्सिज्म होता है व्यक्ति का समय से प्यार करना, समय से मोह रखना। एक समय याद रखना, स्त्रीकरण क्या होता है, फिक्सेशन। देखो इसमें फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विकास के किसी चरण को सफलतापूर्वक पार नहीं कर पाता तो वह चरण में फंसा रहता है, तो इसको क्या कहें, स्त्रीकरण कहेंगे। यानी कि उस अवस्था में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार पर लंबे समय तक बना रहता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, यदि कोई व्यक्ति मुख्य कामुक काल में स्त्रीकरण का शिकार हो जाता है तो वह बड़ा होकर तनावपूर्ण परिस्थितियों में अंगूठा चूसने या नाखून चबाने जैसी आदतें विकसित कर लेता है।
इस प्रकार की, यानी कि उन जितनी व्यवस्था बताए रखी है उन व्यवस्थाओं से पार होना और सामाजिकता की ओर लौटना ही इसका मेन उद्देश्य है। अगर उस अवस्था में वो स्थिर रह गया, आगे कुछ नहीं सीख पाया, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होगा बालक उससे तनावपूर्ण सीखेगा। बहुत से अपने बालक देखते हैं, इनके 12-13 वर्ष की आयु होने के बाद भी अंगूठा चूसने की उनकी प्रवृत्ति बनी रहती है। तो इस प्रकार उसमें क्या धीरे धीरे तनाव आने लगता है। तो इस प्रकार ये टोटल 4 अवस्था थे। यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे जो मैंने बताए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इसका जो भी सिद्धांत होगा इसके सम्मिलित करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।